हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी को लेकर, मतलब सीधा सा जेबी कृपलानी को लेकर आर्टिकल है। आपसे इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका स्वतंत्रता संग्राम में या कह सकते हो आज़ादी में क्या योगदान रहा है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। और तीसरा पूछा जा सकता है ये किस संगठन से संबंधित रहे। और इन सब में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। मतलब जब 1947 को हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो वो यही शख्स हैं जेबी कृपलानी जी। इस फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि आपके इसी फैक्ट की वजह से आपका ये मास्टर एक कंपटीशन में लेवल कर पाया था, बराबरी। मतलब ये फैक्ट अगर मुझे उस समय पता होता, उस समय का मतलब सोच सकते हो कि आज से 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं उस कंपटीशन में हिस्ट्री में इक्वल हो पाता। लेकिन बाद में नहीं, सॉरी, जीत जाता, लेकिन इक्वल हो गया और हमारे साथियों को भी नहीं पता था। ठीक है, तो ये पता रखना है आपको। ठीक, बाकी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 11 नवंबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ये सांसद भी थे और सामाजिक न्याय के योद्धा भी थे। खास बात ये थी कि महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे और इसी कारण ये न केवल चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद और नमक सत्याग्रह में काफ़ी बढ़ चढ़कर साथ दिया, बल्कि आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय में भी भारत का नेतृत्व किया। और यही बात है कि 1947-46 में इनको अध्यक्ष बनाया गया, जो 1947 तक रहे थे। क्लियर हो गई बातें। संविधान सभा के सदस्य भी थे और मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे। अब आपको पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से चीज़ें कहाँ लिंक की जाएंगी, आपसे लिंक की जाएंगी कि प्रारूप समिति में ये शामिल थे। आपको लिंक की जाएंगी कि आज़ाद भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री बने, ऐसे बनाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये बातें सही हैं, असत्य, ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो आप देखोगे कि कोई भी बात सही नहीं है। ठीक है, खास बात यह है कि आज़ादी के बाद इन्होंने कृषक मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है इंडिपेंडेंट रूप से कि कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का संबंध किससे था, तो आप बता देना जेबी कृपलानी जी से। ठीक है, बाद में ये जो पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में मिल गई थी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई। ठीक है, एक फैक्ट और कि इनकी आत्मकथा को माई टाइम्स नाम से जाना जाता है और इनकी एक पत्रिका थी विजिल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विजिल और माई टाइम्स का संबंध किससे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग का एक पोर्टल है जिसको क्या कहते हैं, ई विजिल, है ना, वो इसी से रिलेटेड है। मतलब उसमें चुनाव से संबंधित बातें, नाम कहने का मतलब यहाँ से लिया गया। बाकी कब इनका देहांत हुआ आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बेसिक बातें आपको याद रखनी है। अगला आर्टिकल है हमारा कोणार्क व्हील्स को लेकर। आपसे कोणार्क व्हील पे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कोणार्क के मंदिर को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। उड़ीसा की नागर शैली मंदिर पे क्वेश्चन आ सकता है, जगन्नाथ पे क्वेश्चन आ सकता है, इवन आपसे उड़ीसा के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी कोणार्क को लेकर डिटेल में हमने आपको G20 की जो क्लासेस कराई थी वहाँ पे पढ़ाया है कोणार्क के बारे में। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब हमारे देश में जो वर्ल्ड के बड़े बड़े डेलीगेट्स थे, जब वो आ रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनसे हैंडशेक किया था, जो मुलाकात की थी, वो कोणार्क की पिक्चर के सामने ही की थी। ठीक है, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ था और मैंने वहाँ पे कोणार्क और नटराज को पढ़ाया था। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति भवन में जो अमृत उद्यान है, जिसको आप पहले मुगल गार्डन कहते थे, वहाँ पर इसकी प्रतियाँ या कह सकते हो प्रतिकृतियाँ, मतलब फोटोकॉपी इस्टेब्लिश की गई हैं, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोणार्क मंदिर को क्या यूनेस्को में शामिल किया गया, तो जी हाँ। ये किस मंदिर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उड़ीसा का। उड़ीसा की जो मंदिर वास्तुकला है वो नागर है, द्रविड़ है, बेसर है, तो आपको पता हो नागर है। ठीक है, खास बात एक और है कि उड़ीसा के जो मंदिर हैं वहाँ पे रेखा पीठ, देउल और खाकरा जैसी आकृतियाँ मिलती हैं। जैसे हमारे यहाँ आप पढ़ोगे ना आमलक वगैरह, तो वैसे ही यहाँ पे मंदिर निर्माण की शैलियाँ देखने को मिलेंगी। तो आपको ज़्यादा गहराई में यहाँ नहीं जाना है।
ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कलिंग के बारे में आप अशोक के चैप्टर में पढ़ते हो, मौर्य काल में मैं पढ़ाता हूँ। इवन जो हमारी क्विज की सीरीज है वहाँ पे भी हम आपको इनके क्विज के रूप में कवर कराएंगे। ये पता हो कि जो शिखर होते हैं मंदिर के सामान्यतः उड़ीसा शैली में उनको देउल कहा जाता है। रेखा देउल का मतलब है यहाँ पे जो ये रेखाएं बनी होती हैं इनको रेखा देउल, ठीक है। बाकी आपसे मंडप, जगमोहन, ये सारी चीज़ें क्या हैं आर्ट एंड कल्चर की क्लास में हम आपको कवर कराते हैं और वहाँ पे डिटेल में कराया भी है, ठीक है। खास बात एक और है कि 4 दीवारी होती है, मतलब बाउंड्री वॉल होती है, मंदिर घिरे होते हैं, ठीक। अधिष्ठान वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। आपका ये मास्टर यहाँ पे लगभग 9 घंटे बिता कर आया है और पूरी रिसर्च करके ही आया है, ठीक है। तो कभी डिटेल में आपको फिर कभी बताएंगे। राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर की खास बात अभी मैं आपको बस एक लाइन में बताना चाहूँ तो जीवन कैसे जीना चाहिए वो ये मंदिर सिखाता है। और इस मंदिर की जो पहली मूर्ति है मैंने आपको पीछे की क्लास में भी कवर कराया है, G20 में भी कवर कराया है। तो वहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति में नीचे इंसान है, इंसान को सूंड में हाथी दबाए हुए और हाथी के ऊपर शेर है। ये पिक्चर ये मैसेज देती है कि किसी भी एक व्यक्ति के पास सिर्फ भगवान को अगर छोड़ दिया जाए, ईश्वर को यदि छोड़ दिया जाए तो किसी एक व्यक्ति के पास तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। मतलब पैसा, पावर और बुद्धि, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकती। तो वो पिक्चर यही मैसेज देती है। बाकी कोणार्क के बारे में और फिर आपको कभी पढ़ाएंगे, है ना, कि कोणार्क के मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं, पिक्चर्स क्या क्या शो करती हैं। जैसे मान लो आपको ये व्हील जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो व्हील है ना ये केवल टाइम नहीं बताता है, एक मिनट, हाँ ये केवल टाइम नहीं बताता है। ये यहाँ पे आप पिक्चर देखो ध्यान से, ये जो पिक्चर है ना ये एक एक चीज़ बताती हैं। ये जो पिक्चर्स हैं कि युद्ध के लिए कब जाना चाहिए, राजा हाथी पे जा रहा है ना, कैसे युद्ध कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी के साथ में संबंध कैसे होने चाहिए, सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब इसमें व्यक्ति के जीवन की जितनी भी भौतिक विलासिता और आध्यात्मिक पराकाष्ठा सब कुछ दिखाया गया है, इसलिए मंदिर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। मंदिर की क्या विशेषताएं हैं आपसे नहीं पूछा जाएगा कि दर्शक कक्ष कैसा है ना, जगमोहन को दर्शक कक्ष बोलते हैं। नट मंदिर का मतलब जहाँ पर नृत्य होता है, ठीक। अच्छा एक बात और बताएं, आप में से अभी कई सारे बच्चों ने राम मंदिर में तिलक देखा होगा, है ना, तिलक किया जा रहा था प्रभु श्री राम का। तो उसको आर्टिफिशियल रूप से पूरा बनाया गया कि सूर्य तिलक कैसे करना है, ठीक। लेकिन ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, यहाँ आर्टिफिशियल नहीं है, यहाँ सब कुछ नेचुरल है। मतलब यहाँ पे आपको पहले दरवाजा मिलेगा, ठीक है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो गोपुरम, ठीक है, गोपुरम इसको बोलते नहीं वैसे। एक गेट मिलेगा, गेट के बाद आपको यहाँ नट मंडप मिलेगा, भोग मंडप मिलेगा, या कह सकते हो जगमोहन मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे मंदिर का प्रांगण मिलेगा, सीढ़ियाँ मतलब, और फिर आपको यहाँ पे मंदिर मिलेगा, ठीक। और सूर्य यहाँ से उगेगा, ध्यान से सुनना, सूर्य यहाँ से उगेगा और उसकी रोशनी सीधी, मतलब मस्तिष्क सीधी, जो मंदिर में रखी हुई मूर्ति है सूर्य भगवान की अब नहीं है। अब तो इस जो मेन मंदिर है इसमें बालू भरी हुई है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बालू भरवा दी थी, क्योंकि मंदिर की जो मूर्ति थी इसको चोरी करके ले गए थे। कौन लोग ले गए थे? ब्रिटिशर्स। मंदिर जो था उसके ऊपर चुंबक था, उस चुंबक को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया था, क्योंकि वो क्या करता था, जो जहाज होते थे उनको अट्रैक्ट कर लेता था, उनको जाने ही नहीं देता था, खींच लेता था। तो इसलिए उसको फेंक दिया गया। और पूरा मंदिर क्योंकि उसी चुंबक पे टिका हुआ था तो मंदिर पूरा बीच से खुल गया, फैलने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। तो यहाँ से सूर्य जाता है, मतलब उस समय सोचो टेक्नोलॉजी किस हाई लेवल की हमारे यहाँ रही होगी, ठीक। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि डिज़ाइन कैसा है। 7 घोड़े हैं जो सूर्य को दर्शाते हैं, 24 पहिए हैं जो दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं, ठीक है। प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है, तीलियाँ कितनी, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक। आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रतीकात्मक तत्व आपसे नहीं पूछा जाएगा। धर्म और कर्म के बारे में, राशि ये कुछ नहीं, सूर्य घड़ी के बारे में कुछ भी नहीं आएगा। आपको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। भारत में संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण को लेकर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे जब आप इन्वायरमेंट की क्लास हमसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे।
क्या पढ़ाएंगे आपको कि भारत में जो जीवों का संरक्षण है वो किन किन बॉडी के द्वारा किया जाता है, कौन कौन से नेशनल पार्क का क्राइटेरिया है, कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व का क्राइटेरिया, कौन सा सामुदायिक या कम्युनिटी रिजर्व का क्राइटेरिया, वो वहाँ पढ़ाते हैं। ठीक, अभी बस इतना याद रखना कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने असम के होलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य में एक तेल अन्वेषण की कंपनी के प्रस्ताव को निलंबित कर दिया। निलंबित या विलंबित कर दिया मतलब क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर यहाँ तेल कंपनियां तेल की खनन करेंगी तो इस गिब्बन अभयारण्य में इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि हुलोक गिब्बन जो लुप्त प्राय हो चुके हैं उनका एक आवास स्थल है और ये भारत की एकमात्र वानर प्रजाति है जो कि यहाँ पे रहती है। ठीक, तो इसलिए उसने मना कर दिया। तो क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि हुलोंगोपार गिब्बन अभयारण्य कहाँ है, असम में। क्वेश्चन ये भी आएगा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है इसके हेड कौन है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, और बाकी जो बॉडी मैंने एनवायरनमेंट वाली पहले कराई थी उसके कौन होते हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। ठीक है, अब संरक्षित क्षेत्र और संबंधित नियम क्या हैं इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पिक्चर से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यदि नेशनल पार्क है तो वहाँ किसी प्रकार के अलाउ नहीं है, ग्रेजिंग नहीं है मतलब कोई चारा वगैरह वहाँ नहीं कर सकता है, लाइव स्टॉक नहीं मतलब अपने जानवरों को नहीं चरा सकता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या ग्रेजिंग कलेक्टिंग फायरवुड बाय लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा किया जा सकता है, ट्राइबल को परमिशन है। ठीक है, बेसिक चीज़ें कह रहे हैं मतलब यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे बेसिक देख लो, संरक्षित क्षेत्र किसको कहते हैं, जो जैव विविधता का संरक्षण हो, वन्य जीवों का मानवीय हस्तक्षेप से दूरी बनी रहे। कहने का मतलब है कि भारत सरकार या दुनिया की जितनी भी सरकारें वो चाहती हैं जो जीव जंतु हैं उनकी लड़ाई ना हो, है ना, मतलब मनुष्य से वो टकराए ना, और वो ये भी चाहते हैं कि भारत का जो विकास हो वो सतत हो। इसीलिए आप देखना कि जीवों के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं। कॉरिडोर का मतलब ये है कि अगर हाईवे नीचे से निकालना है तो ऊपर एक रास्ता बना दो ताकि जानवर हाईवे में ना आ पाएँ। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं, तो भारत में सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र है जिसको कानूनी स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ बेसिक चीज़ें देख लो कि वैज्ञानिक अनुसंधान व नियंत्रित पर्यटन को अगर छोड़ दिया जाए तो हर प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित है, या कह सकते हो उसकी अनुमति नहीं है। खनन, लकड़ी काटना और पशुओं को चराना जैसी विकासात्मक गतिविधियां सख्त वर्जित हैं, मतलब आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंध कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय उद्यानों का जो प्रबंधन है वो केंद्र सरकार करती है, क्योंकि नाम में ही राष्ट्रीय है तो आपको लग भी जाएगा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन का जो कार्य है वो राज्य सरकार करती है। लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी इसमें विशेष रूप से बाघों जैसी विशिष्ट प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्यजीव, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ सकता है पॉलिटी से रिलेट करके कि आप ये बताइए कि जो वन्यजीव हैं, ठीक है, वो किस सूची का पार्ट है, राज्य सूची का, संवर्ती सूची का, और या फिर केंद्र सूची का। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो वन्य जीव के बारे में है ये किससे रिलेटेड है। अब बात आती है वन्य जीव अभयारण्य की, तो इसको भी 1972 के तहत रजिस्टर्ड किया गया था। ये राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में कुछ अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कुछ अधिक राइट देते हैं, मतलब कम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अर्थात यहाँ पे कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराई, वन उत्पादों के संग्रहण की अनुमति, वन्य जीवों के जो प्रतिकूल प्रभाव न डाले वो वहाँ पे की जाती है। अभयारण्यों का जो प्रबंधन है वो वन्य जीव संगठन के सहयोग से राज्य वन विभागों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो। संरक्षण क्षेत्र की अगर हम बात करें, कंजर्वेशन रिजर्व की, बायोस्फीयर रिजर्व की, तो वो क्या है कि WPA के तहत रजिस्टर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, है ना, ये वही है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जहाँ पर जैव विविधता की बात की जाती है। और यहाँ मानव गतिविधियाँ जैसे चराई और जलाऊ लकड़ी, जलाऊ का मतलब जैसे सर्दी आ गई तो जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना, को विनियमन के तहत अनुमति दी जाती है। यहाँ पर आवासों को सुरक्षित रखने, वन्य जीव गलियारों मतलब कॉरिडोर की रक्षा करने और अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता को संरक्षित कर। देखो ये पढ़ लेना आप, है ना, क्योंकि मैं कभी ऐसे पढ़ के नहीं पढ़ाता हूँ करंट, ये मुझे बड़ा ख़राब लगता है ना। तो यहाँ पे बस इतना है कि स्थानीय समुदायों को यहाँ पे आजीविका भी मिल जाती तो परमिशन होती, राज्य सरकार इन चीज़ों को ध्यान में रखती। सामुदायिक का मतलब कम्युनिटी लेवल पे,
है ना। जैसे आपके आसपास होंगे बहुत सारे कम्युनिटी रिजर्व, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएगा इसमें इतना डेप्थ में। क्वेश्चन अगर आएगा तो राष्ट्रीय पार्क जो है ना, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उसकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जब मैपिंग की क्लास आपको कराएंगे तो वहाँ हम डिटेल में आपको एक एक राष्ट्रीय पार्क, यहाँ तक कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व, कौन कौन से टाइगर रिजर्व में सब कवर कराएंगे, ठीक है। इनका प्रबंधन भी राज्य सरकार, ये आप जानते हो। बाकी आपको पता है कि कौन कौन से प्राधिकरण है, तो मंत्रालय ही है पहली बात तो, है ना। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ही है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, है ना। आप इसको कहाँ से याद, इसके हेड कौन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आपको याद रखना नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक। राज्य वन विभाग, इसको क्या ही आप याद रखोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ठीक। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि WWF इंडिया क्या है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अगला हमारा आर्टिकल है सेंडई फ्रेमवर्क। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि सेंडई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, आपदा प्रबंधन से, पहली चीज़। दूसरा आपको याद रखना है ह्यूगो फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, आपदा प्रबंधन से। ह्यूगो पहले आया था और सेंडई उसके बाद में आया था, मतलब ह्यूगो फ्रेमवर्क को ही फुलफिल करने के लिए सेंडई आया, ठीक है। तो याद रखना कि सेंडई 2015 से 2030 तक के लिए कार्य करने वाला एक फ्रेमवर्क था, और ह्यूगो जो था वो 2005 से 15 तक। सेंडई हो या ह्यूगो हो, ये दोनों के दोनों जापान के शहर हैं, ये याद रखना, ठीक। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो ये आपदा होती है, आपदा जो बोर्ड बनाया जाता है, इसके हेड कौन है हमारे देश में, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और शायद मुझे जहाँ तक याद है आपदा दिवस जो हमारे यहाँ है ना, तो वो शायद मतलब 22 जनवरी या 21 जनवरी को मनाया जाता है शायद, देख लेना आप, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी के उसमें याद में। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, आपको याद नहीं रखना है कि आदिस अबाबा एक्शन एजेंडा क्या है ना, आपको नहीं याद रखना है। ह्यूगो फ्रेमवर्क के बारे में आपको डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस बेसिक लाइन पता हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको दे देता है कि क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजेना, और दे देगा ये आपदा से संबंधित, तो आप बता दोगे कि भैया क्योटो, नगोया, कार्टेजेना आपदा से नहीं है, बल्कि ह्यूगो और सेंडई हैं। नगोया और कार्टेजेना जैव विविधता से और क्योटो जलवायु परिवर्तन से। ऐसे आप कम बता तो सकते हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप बता तो सकते हो कि ओजोन से है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है भर्ती मानदंडों में कोई मध्यांतर परिवर्तन नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, मान लो एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन आया कि ये पेपर आपका एक शिफ्ट में होगा, ठीक है, और बाद में सरकार, कोई स्टेट गवर्नमेंट ये सोचती कि नहीं इस पेपर को हम चेंज कर दें, इसको 2 शिफ्ट में कर दें, 3 शिफ्ट में कर दें, तो इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी चीज़, ठीक है, अगर एक बार डिसाइड हो गई तो आप उसे बदल नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर दो कि एग्ज़ाम आप ऑनलाइन लोगे कि ऑफलाइन लोगे, 2 शिफ्ट में लोगे कि 4 शिफ्ट में लोगे, नॉर्मलाइजेशन करोगे कि नहीं करोगे, है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये डिसीजन आने के बाद ही UPPCS, या कहें कि UPPCS का जो आयोग है, ठीक है, वो थोड़े पिघले थे, वरना वो लोग तो ज़बरदस्ती एग्ज़ाम करा ही रहे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने आर्टिकल दिया क्यों, आपके मन में ये होगा ना, इसलिए तो नहीं दिया होगा कि न्यूज़पेपर की तरह आपको पढ़ा दूँ। मैंने आर्टिकल इसलिए दिया है क्योंकि अब हो सकता है UPSC आगे चल के, जैसे आपने देखा होगा 2019 में और 2018 में, इवन 2020 में, 21 में भी कई ऐसे केसेस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है कि हादियाबाद का संबंध किससे है, पुट्टा स्वामी केस का संबंध किससे है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको पता हो कि अगर आ जाए कि तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान मामले में क्या हुआ या इसका संबंध किससे, तो आप बता सकते हो कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में बदलाव न करने से। समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि लिली थॉमस केस किससे संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा साहनी का संबंध किससे। और एक और क्वेश्चन जो हम आपको आपकी क्विज की सीरीज में कवर कराएंगे वो क्या हो सकता है, इन केसेस के सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ जाए कि बेरूबड़ी, केशवानंद भारती, है ना, और या आपसे क्वेश्चन आ जाए इंदिरा साहनी मामला या लिली थॉमस का मुकदमा, है ना, इन पे या गोपालन, क्या नाम है उनका, गोपालकन शायद ऐसे नाम आता है ना, उनसे रिलेटेड कोई वो आ जाए, तो आपको कैसे इनको करना है, क्रम कैसे लगाना है
है ना। ये सारी चीज़ें हम आपको क्विज वाले में कवर कराएंगे। तो उम्मीद है कि आज की हमारी क्लास आपको समझ में आई। इसमें डिटेल में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, आप इसको स्किप कर सकते हो। इतना ही आज की क्लास में इम्पोर्टेंट था। कहने का मतलब आज के लिए आपके जो JB कृपलानी साहब हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपका सेंडई जो फ्रेमवर्क है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं। बाकी कोडांग के बारे में G20 की क्लासेस अगर आपने ना देखी हो तो यहाँ आपको दिख जाएंगी, आप उन क्लासेस को देख लेना। वहाँ पे ना केवल हमने कोडांग को कवर कराया बल्कि नटराज को भी कवर कराया। एक बात और कि आप में से जिन बच्चों ने अभी श्री IAS एकेडमी की क्विज की क्लासेस में एनरोल ना किया हो, या जिनको ना पता हो कि श्री IAS एकेडमी अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रही है पहली बार, जो कि आपकी 1 दिसंबर से शुरू होगी। और इस टेस्ट सीरीज़ की खास बात होगी कि इसमें 51 टेस्ट होंगे, जिसमें 31 टेस्ट GS के होंगे और 20 टेस्ट CSAT के होंगे। और इन टेस्ट सीरीज की एक और ख़ास बात, हालांकि डिटेल में आपको एक वीडियो आगे मिलेगा चल के 1-2 दिन में, कि इसमें किसी भी प्रकार के बैक ईयर के हम क्वेश्चन को शामिल नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन अपडेटेड होगा, हर एक क्वेश्चन UPSC लेवल का होगा, और बाज़ार में जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उनसे यूनिक ही होगी। और ख़ास बात एक और है कि इन सबका डिटेल वीडियो डिस्कशन आएगा। और ये टेस्ट सीरीज केवल और केवल 500 रुपये की है। यदि आप में से किसी को एनरोल होना हो तो एनरोल हो जाना, वरना आपकी इच्छा। इतना मैं कह सकता हूँ कि आपके 500 रुपये का नुकसान नहीं होने दूंगा। आपके एक्स्ट्रा कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चन तो सही करवा ही दूंगा। मतलब जितना तो हम कराएंगे पंचतत्व में, उसमें से 20 इससे एक्स्ट्रा होंगे सही, ठीक है। बाकी जिनको ना पता हो कि कैसे कोर्स में जाएं, कहाँ से वेबसाइट में पहुँचें, क्या करें, ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन PDF में जितनी भी पिक्चर आपको दिखती हैं, जैसे पिक्चर दिख रही, इसको ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। सीधे आप हमारे कोर्स में ही पहुँचेंगे, समझ गए। जैसे मान लो ये पिक्चर है आपकी, 1 मिनट रुकना, इसको आप यहाँ पे, शायद लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ होगी। जैसे ये पिक्चर है, इसको आप क्लिक करेंगे, सीधे आप यहाँ पे पहुँचेंगे कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोर्स में पहुँच गए। अब आप जो ही कोर्स में पहुँचे, यहाँ टेस्ट सीरीज के सेक्शन को क्लिक करेंगे, तुरंत आप टेस्ट सीरीज वाले में आ जाएंगे, इनरोल कर सकते हैं। आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको हर जगह, मतलब लैपटॉप में भी देख सकते हो, आप अपने एप्पल के फ़ोन में भी देख सकते हो, हर जगह देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। किसी भी पिक्चर में आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल इसी पिक्चर में। आप यहाँ पे भी जो पिक्चर आपको दिख रही है ना, इसमें भी आप क्लिक करो तो भी आप पहुँच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो भी आप यहीं पहुँचोगे। बाकी आपको कोई फाउंडेशन कोर्स देखना हो, वहाँ पे भी आप क्लासेस देख सकते हो, जैसे पॉलिटी, एंशिएंट, मेडीवल, मॉडर्न वगैरह, ठीक। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।